हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जैक के द्वारा जारी क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है उसका सेट 1 का सॉल्यूशन। टर्म 2 के लिए जो जैक के द्वारा जारी किया गया है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर उसका सेट 1 का सॉल्यूशन आज की वीडियो हम लोग देखेंगे। तो समय को ज़ाया ना करते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना बोला है वो इसी तरह से होगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और एक लोन पेयर कार्बन पे, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी भी कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने बोलेगा तो एक सिंपल रूल है जिसको अपनाना है। तो किसी भी कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेगा उसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन में वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 और ऑक्सीजन में है 6, तो टोटल कितना हो गया 10। अब इसी 10 इलेक्ट्रॉन को जो कंपाउंड है उसमें रिस्पेक्टिव एटम ऑक्टेट को पूरा करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड है तो यहाँ टोटल कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 और 2 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो जहाँ भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने बोलेगा तो इसी तरह कंपाउंड में जितना भी एटम प्रेजेंट रहेगा उसका वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है और टोटल ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद ऑक्टेट पूरा करते हुए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, हीट, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, बाहर निकले, रिलीज हो, तो डेल्टा एच वहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहीं पर अगर इंडोथर्मिक पूछ देता है, इंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए हम बता भी दिए हैं। देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन जो है, दूसरा नंबर ऑप्शन में देखिए आपका क्या है, नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर इंडोथर्मिक पूछता तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन कौन एलिमेंट होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा NS2Np1। ग्रुप 13 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है NS2Np1। जैसे देखिए यहाँ पर हम ग्रुप 13 एलिमेंट का एक एग्जाम्पल ले लिए एल्युमिनियम का। देखिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है 3 में एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लें। देखिए इसका कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखिए तो कोई भी ग्रुप 13 एलिमेंट में आएगा, देखिए 3s2 3p1 मीन्स n मान लिए हैं NS2Np1। ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसका, ग्रुप 13 एलिमेंट का, ठीक है। तो जब भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा तो NS2Np1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 m HCl, ठीक है। HCl है जिसका pH निकालने बोल रहा है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 m, मोलारिटी कितना है 0.1 m। तो देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। देखिए 4th नंबर में यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किए हैं। HCl है तो HCl है, इसका कितना कंसंट्रेशन 0.1 m। तो HCl को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो HCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूटेगा कुछ H+ और Cl- इस तरह से, ठीक है। तो जब इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका कितना देगा 1 मोल, तो इसका 0.1 मोल है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.1। तो H+ इसमें कितना हो जाएगा 0.1, मतलब जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही H+ आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। और हम लोग pH का जो है वो जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं pH का फार्मूला। देखिए pH का फार्मूला जो -log H+, तो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, या इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1/10, दैट मीन्स 10 to the power -1। तो देखिए H+ यहाँ रख दिया -log H+, -log 10 to the power -1 रख दिए। तो यहाँ पर देखिए इसको चेंज करेंगे, log a to the power x का x log ये होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस कर दिए, तब pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ शॉर्ट ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं कि H+ में जितना पावर होता है, 10 के पावर जितना होता है उतना ही pH होता है पॉजिटिव में, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर 10 to the power -2 रहता तो pH हो जाता 2, -3 रहता तो हो जाता 3,
ठीक है, 10⁻⁻1 है, इसलिए pH कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन के टर्म में ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम आयन और इन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में एटम आयन्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसी को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए Al है जो Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं, देखिए LEOGER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लेजर से। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द यूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया हुआ है इसका IUPAC नेम लिखने बोल रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये आपका कंपाउंड है, इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले तो इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन है पेंट, और 1 नंबर कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड पेंट 1 इन, तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्वेश्चन नंबर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर ऑफ ब्यूट-2-इन। ठीक है, ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन का सिस आइसोमर पूछ रहा है। तो सिस आइसोमर देखते हैं इसका। सिस आइसोमर देखिए, तो सिस आइसोमर यहाँ पर देखिए ये बना हुआ सिस आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर सिस मीन्स क्या होता है? यहाँ पर देखिए सिस और ट्रांस दो तरह का होता है। सिस मीन्स होता है सेम साइड और ट्रांस मीन्स डिफरेंट साइड। ठीक है, तो जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है? सेम साइड है, या हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड है, तो ये हो गया सिस। यही ट्रांस अगर ये बोलता तो CH3 इधर कर देते। ठीक है, तो CH3 और H अलग अलग साइड हो जाता। ठीक, तो यहाँ सिस आइसोमर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए सेम ग्रुप इन सेम साइड, तो ये हो गया सिस आइसोमर किसका? ब्यूट-2-इन का सिस आइसोमर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेक्शन B का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U मीन्स इंथैल्पी चेंज। डेल्टा H को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज, और डेल्टा U को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। तो डेल्टा H और डेल्टा U के बीच क्या रिलेशन है? ठीक है, इसको डिराइव करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर है इसका सेक्शन B का। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं? लेट ए रिएक्शन अकर्स इन ओपन वेसल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मान लेते हैं कोई रिएक्शन ओपन वेसल में कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट के लिए देखिए इसको मान लिए हैं। रिएक्टेंट के लिए इंथैल्पी जो H1 मान लिए हैं, इंटरनल एनर्जी E1 मान लिए हैं, प्रेशर कांस्टेंट है P, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट के लिए हम लोग देखिए क्या किए हैं। इसका H2 मान लिया इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी E2 मान लिया, प्रेशर कांस्टेंट है P, और V2 मान लिया वॉल्यूम, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए हम लोग जानते हैं कि H इज इक्वल टू होता है जो E प्लस PV। ठीक है, इंथैल्पी जो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए इस इक्वेशन को हम लोग रिएक्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो H1 रिएक्टेंट के लिए हम लोग इंथैल्पी H1 माने थे, तो H1 इक्वल टू E1 प्लस PV1 इक्वेशन 1। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए H2 इक्वल टू E2 प्लस PV2 इक्वेशन 2। ठीक है, अब नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखिए H2 माइनस H1 कर दिए, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर H2 माइनस H1 हो गया डेल्टा H, E2 माइनस E1 हो गया डेल्टा E, और P डेल्टा V। तो डेल्टा H और डेल्टा E के बीच यही रिलेशन हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H हो गया इंथैल्पी चेंज, डेल्टा हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा V क्या हो गया आपका? डेल्टा V हो गया चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी रिलेशन हो गया। और इसके अलावा एक और भी रिलेशन इसमें लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एज भी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NGRT।
ठीक है। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन में मान लेते हैं ये रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी है, तो ये दोनों गैसियस है, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेल्टा एन जी। सब गैसियस फॉर्म में है, तो 2 मोल प्रोडक्ट में जितना गैस का ये होगा स्पीसीज होगा, और रिएक्टेंट में जितना उसको घटाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में भी रिलेशन लिख सकते हैं। पी डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो ये रिलेशन भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज़ हाइयर डायपोल मोमेंट एंड वाई। बोल रहा है कि अमोनिया NH3 और NF3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, क्यों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए क्या है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक लोन पेयर है और हाइड्रोजन NH 3 NH बॉन्ड है, और यहाँ पर NF3 3 NF बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। इससे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑर्बिटल में, ये अपने तरफ, इसका बॉन्ड मोमेंट अपने तरफ होगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड पेयर है वो अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NH बॉन्ड को, ये तीनों तरफ का जो बॉन्ड मोमेंट है वो नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसका बॉन्ड मोमेंट अपने तरफ। तो ये तीनों का रिजल्टेंट जो है, देखिए इस तरह से ये तीनों का रिजल्टेंट, अगर आप लोग वेक्टर थोड़ा जानकारी रखते होंगे, तीनों का रिजल्टेंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, अमोनिया में। लेकिन यहाँ NF3 में देखिए यहाँ 3 NF बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपने तरफ, इसका बॉन्ड मोमेंट अपने तरफ होगा इसके डायरेक्शन में। लेकिन NF में, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड पेयर है वो अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन और लोन पेयर का इस डायरेक्शन में और नाइट्रोजन और फ्लोरीन का इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं, यहाँ ओपोज कर रहा है, और ओपोज करने के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड मोमेंट है, डायपोल मोमेंट क्या है, कुछ घट जा रहा है। यहाँ तीनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए रिजल्टेंट क्या ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, NF3 के रिस्पेक्ट में। तो वही चीज़ यहाँ पर रीजन देखिए लिख दिए हैं, इन केस ऑफ NH3 डायपोल मोमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इन सेम डायरेक्शन, जैसा कि अभी हम लोग देखें। बट इन केस ऑफ NF3 डायपोल मोमेंट ऑफ 3 NF बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हैं यहाँ पर। हैंस रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज मोर इन केस ऑफ NH3। NH3 में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, NF3 से ज़्यादा है, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक है, एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है, देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के द्वारा एसिड उस सब्सटेंस को बोला गया है जिसको पानी में डालने पर H+ डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करे। तो एसिड में देखिए लिखिए, स्पीसीज विच डोनेट्स H+ इन वाटर इज कॉल्ड क्या, एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, देखिए यहाँ वाटर में जब डालते हैं तो H+ एक्वस पानी में इसलिए, और Cl- एक्वस, HNO3 डालेंगे H+ एक्वस, NO3- नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको पानी में डालने पर H+ आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, वो एसिड हो गया। और बेस उसको बोलेंगे उस स्पीसीज को जिसको पानी में डालने पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन दे, पानी में डालने पर वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस बेस। और जो H+ दे वो आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस बेस में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, आर्हेनियस बेस में क्या एग्जांपल है, NaOH, तो यहाँ Na+ एक्वस, OH- एक्वस, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K+ एक्वस, OH- एक्वस, देखिए यहाँ OH- दे रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आर्हेनियस बेस। तो ये था आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में ABC 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर में, PbX2 इज मोर एसिडिक देन PbX4। देखिए यहाँ पर जो है आपको अलग अलग तरह के
वीडियो सॉल्यूशन में अलग अलग तरह का आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको मेरे तरफ से यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कुछ चेंज होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए या तो क्वेश्चन होना चाहिए PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4, या एसिडी का स्ट्रेंथ में क्या होना चाहिए, PbX4 का एसिडी का स्ट्रेंथ जो है वो PbX2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हम दे दिए हैं वो स्टेबिलिटी को लेके दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए PbX4 इज मोर एसिडिक देन PbX2, तो स्टेबिलिटी को लेके इसका हम सॉल्यूशन यहाँ बता दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेबिलिटी के टर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन ए है 11th का ए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 11th के ए का सॉल्यूशन, PbX2 क्या है, मोर स्टेबल देन PbX4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिए क्या है कि जब हम लोग व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। अभी शॉर्ट में इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम लोग कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे Pb जो है, लेड जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 और +4। तो जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी जो है बढ़ते जाता है, किसके कारण से, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि D और F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के कारण जो है NS ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो PbX2 का जो स्टेबिलिटी है वो PbX4 से ज़्यादा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन का बी का सॉल्यूशन। तो बी में देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेट डज नॉट, ठीक है। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन उसी ग्रुप में क्या है, लेड है, Pb है, जो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए 11th का बी का आंसर, तो 11th का बी का आंसर देखिए, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिस कारण से ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन मीन्स शॉर्ट में इतना ही ध्यान रखना है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखते हैं कार्बन का कितना वो कंपाउंड होता है, 20, 30, 40 इतना कार्बन आपस में जुड़ा होता है। कैटेनेशन मीन्स होता है सेल्फ लिंकिंग, शॉर्ट में इतना ही ध्यान रखना है, आपस में जुड़ने की टेंडेंसी जो होता है वही हो गया कैटेनेशन। तो कार्बन क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं साइज जो है एटम का इंक्रीज हो जाता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एंड सो टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीजेज। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता है। इस कारण से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, घटते जाता है। इस कारण से कैटेनेशन जो है वो घटते जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, जैसे देखिए और में करके लिख दिए यहाँ पर, और में देखिए ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, अ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट ड्यू टू लो बॉन्ड इंथैल्पी या लो बॉन्ड एनर्जी, लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट डू नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब 11th का क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मीन स्नेहक, जो ग्रीस व्रीस यूज करते हैं गाड़ी उड़ी में या बाइक में, ठीक है। तो क्यों लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का ही यूज़ क्यों होता है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए 11th का जो सी नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर, ठीक है। स्लिपरी नेचर, स्लिप करने का नेचर इसका होता है, ठीक है। जैसे आप लोग ग्रीस हाथ में लेते होंगे, देखते हैं चिपचिपा, थोड़ा स्लिपरी नेचर, स्लिप करता होगा, फिसलता होगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है वो ड्राई लुब्रिकेंट जैसा यूज करता है ड्यू टू स्लिपरी नेचर। इन ग्रेफाइट में वेरियस लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डर वाल फोर्स, ठीक है। इसमें आप लोग स्ट्रक्चर अगर देखेंगे थोड़ा हेक्सागोनल लेयर इसका होता है, एक दूसरे पर ये अटैच रहता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर अरेंज रहता है, ठीक है। जो वीक वान डर वाल फोर्स एक दूसरे से क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। और वीक वान डर वाल फोर्स एक दूसरे लेयर के ऊपर होने के कारण ये आसानी से फिसलता है, ठीक है। तो इन ग्रेफाइट वेरियस लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे कैन इजीली स्लिप ओवर ईच अदर एंड एक्ट एज लुब्रिकेंट। तो इसका स्लिपरी नेचर के कारण ये लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, ठीक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्वेश्चन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द फॉलोइंग अंडरलाइन एलिमेंट। मतलब ए में है KMnO4, बी में है H2S2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं, और सी में है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये तीनों में अंडरलाइन एलिमेंट, मतलब ए में मैंगनीज का पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, H2S2O7 में सल्फर का पूछ रहा है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का पूछ रहा है। तो ये अंडरलाइन एलिमेंट है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो देखिए 12th का आंसर यहाँ पर ए में KMnO4। तो देखिए KMnO4 में Mn का है, तो हम लोग को पता है पोटेशियम का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 1 Mn जिसका निकालना उसका मान लिए +x मान लिए। ऑक्सीजन का होता है -2 और 4 है, -2 × 4 किए तो -8 हो गया। टोटल पर चार्ज कितना है, 0 है, तो 1 + x -8 = 0, x = +7। तो KMnO4 में Mn का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख देना। उसी तरह H2S2O7 में हाइड्रोजन का +1 होता है इन जनरल। ठीक है, यही मेटल हाइड्राइड रहता है तो -1 होता है, लेकिन यहाँ मेटल हाइड्राइड का केस है नहीं, इसलिए 1 लेंगे। 1 × 2 + S2 है, तो यहाँ पर हमको पता नहीं है तो 2x मान लिए, S2 है तो 2x कर दिए। ऑक्सीजन का इन जनरल -2 × 7 -14 और टोटल पर चार्ज कितना, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12 घटा यहाँ से, x = 12/2 कितना हो गया, +6। उसी तरह H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखिए हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का नहीं पता है, 2x इसको -2, x = -1 आ गया। ठीक है, तो x = -1 आ गया, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड ऑक्सीजन है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो O बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, जो कि वीक होता है, हल्का सा भी एनर्जी देंगे थोड़ा सा तो ये ब्रेक कर जाता है बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह का ऑक्सीजन होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। ऑक्सीजन इन जनरल हम लोग कितना लेते हैं, -2, यही पेरोक्साइड होता है तो -1, सुपर ऑक्साइड होता है तो -½ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह का ऑक्सीजन होता है कंपाउंड में, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। पूछ रहा है कि कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। तो पहला कंडीशन है कि इट शुड बी ए प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड, मतलब कोई जो कंपाउंड है उसको एरोमेटिक होने के लिए पहला कंडीशन है कि प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। ठीक है, और साइक्लिक होना चाहिए, उस कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो पहला कंडीशन हो गया प्लेनर और साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा में इट शुड हैव कंजुगेटेड पाई बॉन्ड। कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, कंजुगेटेड मीन्स अल्टरनेट पाई बॉन्ड, जैसे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंजुगेट, मतलब कंजुगेट सिस्टम उसमें होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं इट मस्ट फॉलो हैकेल्स रूल। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट वहाँ पर कर लेंगे। अगर इतना पाई इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में होगा, n = 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में रहा तो वो एरोमेटिक होगा। मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तीनों में से एक होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। मतलब कंपाउंड को प्लेनर और साइक्लिक होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए। तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब हैकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, और तीनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में है डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ईथेन। पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ईथेन में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसको बताइए। तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक तरह से ध्यान रखना है इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग इसमें किसका करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो देखिए डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, 2 या 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स किया जाएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है, एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी को आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो नया ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है,
जो नया ऑर्बिटल बनाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसका आपस में एनर्जी क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, समान होता है, ठीक है, और उसका शेप भी आइडेंटिकल होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का देखिए आप लोग अगर देखे होंगे तो कुछ इस तरह का शेप रहता है। ये हो गया बड़ा लोब है, बिग लोब, ये स्मॉल लोब, ठीक है, कुछ इस तरह का साइज होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ठीक है। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग मिलाएंगे इसी तरह का शेप वाला जो ऑर्बिटल बनेगा इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू गिव राइज टू न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। कुछ इस तरह से शेप होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन या इथेन पूछ रहा है, तो देखिए इथेन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो यहाँ पर देखिए सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड जहाँ भी देखिए वहाँ पर लिख दिए क्या sp3। यहाँ देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3 4, अब 4 सिग्मा बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेक्शन सी का है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, 5-5 नंबर का क्वेश्चन ये जो है उसका आंसर देना है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। यहाँ पूछ रहा है कि आप इथाइन से कैसे बेंजीन बनाइएगा, हेक्सेन से कैसे बेंजीन बनाइएगा, फिनॉल से कैसे बेंजीन बनाइएगा। तो ये तीनों रिएक्शन को मतलब इथाइन को, हेक्सेन को, फिनॉल को आप बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा उसको आपको बताना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 15 का क्वेश्चन नंबर ए में जो है इथाइन से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो इथाइन को क्या एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H दोनों तरफ लगा दिए इथाइन। तो इथाइन को जब हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब कितना केल्विन टेम्परेचर पे 873 केल्विन टेम्परेचर पे जब इथाइन को हम लोग पास कराते हैं तो क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। सिंपल है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। दूसरा में क्या है, हेक्सेन से बेंजीन बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ओपन चेन है, इसको साइक्लिक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपको हेक्सेन से जब बेंजीन बनाना है तो हेक्सेन को क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 या फिर डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड एट टेम्परेचर कितना 773 केल्विन 773 केल्विन और 10 to 20 ATM प्रेशर जब इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हेक्सेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में, ठीक। तो ये रिएक्शन को आप लोग प्रैक्टिस करके ध्यान में रखिएगा। तीसरा था फिनॉल से बेंजीन। तो देखिए फिनॉल से बेंजीन, जब फिनॉल को हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं तो बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड ये हो गया मेन प्रोडक्ट, हमको बेंजीन बनाना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12 में भी आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो फिनॉल को जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर देते हैं तो क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, डिफाइन एलोट्रोपी, राइट 2 इम्पोर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एलोट्रोपी क्या है और 2 इम्पोर्टेंट एलोट्रोप्स का नाम बताइए कार्बन का और उसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे डिफरेंशिएट किए। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए एलोट्रोपी किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स और कॉल्ड क्या, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी हिंदी में बोलते हैं अपर रूप, मतलब एक से अधिक रूप। तो कोई भी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जो है 2 या 2 से अधिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस जो होता है, उपस्थिति होता है, उसी क्या बोल देते हैं, एलोट्रोपी, ठीक है। जैसे कार्बन, तो 2 एलोट्रोप बोला है लेकिन अभी तक 3 एलोट्रोप इसका मतलब नाम जाना गया। जैसे देखिए आप लोग ये दोनों से वाकिफ़ होंगे, ग्रेफाइट और डायमंड, ये क्या है, कार्बन का 2 एलोट्रोप्स है। और तीसरा है बकमिंस्टर फुलेरिन्स, ठीक है। तो यहाँ 2 ही बोला इसलिए ग्रेफाइट और डायमंड लिखें। सॉसर बॉल शेप्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है C60। तो 3 एलोट्रोप्स अभी तक इसका नोन है, किसका, कार्बन का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 पूछा है तो 2 ही लिखें, ग्रेफाइट और डायमंड। इसका स्ट्रक्चरल बेसिस पे डिफरेंस पूछा है तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस है, तो इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखे थे ये हेक्सागोनल रिंग जो है एक दूसरे के ऊपर वैन डर वाल फोर्स से अरेंज रहता है। इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज़ क्रिस्टलाइन लैटिस डायमंड का, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये गुड कंडक्टर होता है। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर,
ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। सी में देखिए तीसरा नंबर में क्या है, इट हैज़ ए प्लेनर ज्योमेट्री यूनिट, ठीक है, इसमें प्लेनर ज्योमेट्री होता है। और थर्ड में इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ ए टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है, डायमंड का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, ठीक है, टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। इसमें सब जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं, सब बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। इसमें ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें जो आपको ग्रेफाइट में है हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, लेकिन इसमें आपका डायमंड में sp3। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इट इज़ केमिकली मोर एक्टिव, ग्रेफाइट जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। और डायमंड जो है देखिए ये केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है, ये केमिकली इनर्ट होता है, ठीक। तो ये था इसका स्ट्रक्चरल बेसिस पे डिफरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यूजिंग VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेसिस पे बोल रहा है डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। VSEPR थ्योरी के बेसिस पे BeCl2, BCl3, SiCl4, H2S और SF6 इसका शेप पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ए में था BeCl2, तो BeCl2 देखिए यहाँ पर Be बेरिलियम है और दोनों तरफ Cl कर दिए, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका शेप क्या है, लीनियर है, ठीक। तो BeCl2 का शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक। बी में था BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। देखिए B और Cl कुछ इस तरह से अरेंज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड एंगल भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, तो BeCl2 में 180 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर क्वेश्चन में क्या था, SiCl4, Si सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से होगा, अरेंज होगा। ये Cl4 है, सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, तो SiCl4। यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड, ठीक। तो ये SiCl4 था। डी में था H2S, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए H2S इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा बेंट, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए H2S में ये यहाँ पर भी जो है देखिए यहाँ एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ है, 2 हाइड्रोजन है। अगर ये स्ट्रक्चर पूछता तो इसका हो जाता है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप जब भी पूछता है हम लोग लोन पेयर को हटा के, वो तीनों में ABC में तीनों में लोन पेयर नहीं था, इसलिए वहाँ स्ट्रक्चर और शेप बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर हटा के जब भी हम लोग शेप बोलते हैं, ध्यान रखना है शेप का जब भी डिस्कशन करते हैं हम लोग लोन पेयर को हटा देते हैं। तो लोन पेयर यहाँ हटाइएगा, देखिए तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसका शेप बेंट शेप आ रहा है, ठीक है। तो H2S का शेप क्या हो जाएगा, बेंट। ई में है SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ई में देखिए SF6 का कुछ इस तरह, यहाँ भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये दोनों ऊपर नीचे है बाय पिरामिडल। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, SF6 का स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा, व्हाट डू यू स्टैंड बाय द टर्म हीट कैपेसिटी, डिराइव द एक्सप्रेशन Cp - Cv = R। पूछ रहा है कि हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं और Cp - Cv = R इसको डिराइव कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्या, हीट कैपेसिटी, ठीक है। मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है किसी कंटेनर में, तो ये मान लेते हैं इसका शुरुआती टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मान लेते हैं 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो इसका टेम्परेचर जो है कर देना है 31 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई सब्सटेंस का जितना हीट हम लोग देते हैं, मान लेते हैं Q हीट दिए, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा dQ/dt, मतलब जितना हीट दिए बाय जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर का उसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट हम लोग देते हैं उसी को बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पूछ सकता था, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास आ जाएगा, सिर्फ हीट कैपेसिटी में मास नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा तो यहाँ रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट मास आ जाता है, ठीक है। तो यूनिट मास का जब हम लोग
जो यूनिट मास जो है कोई भी सब्सटेंस का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए तो हो गया स्पेसिफिक। आज स्पेसिफिक हटा दिया, सिर्फ हीट कर दिया, तो वहाँ पर जो है स्पेसिफिक अमाउंट हम लोग नहीं लेते, सिर्फ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ हीट कैपेसिटी पूछा है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछता है तो 1 ग्राम लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी dQ/dt, जितना हीट दिए बाय डिफरेंस जो टेम्परेचर का। ठीक, यूनिट अगर दी पूछता है 1 नंबर में पूछ सकता है। तो देखिए हीट हो गया जूल, इसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो हीट कैपेसिटी का यूनिट ये हो गया आपका। ठीक है, तो Cp - Cv = R का हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है रिलेशन Cp और Cv में निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं, अभी देखें Q = C/ΔT, अभी हम लोग देखे थे हीट कैपेसिटी = dQ/dt, देखे थे ना जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q जब निकालेंगे हीट तो C × dt या डेल्टा T, डेल्टा हो गया लार्ज डिफरेंस के लिए। ठीक, तो हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मेरा हो गया है हीट कैपेसिटी का, हीट गेन जो हुआ, तो एट कांस्टेंट प्रेशर था QP, यहाँ हीट कैपेसिटी हो जाएगा Cp, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP = Cp/ΔT हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो आप लोग देखिए डेल्टा एच जो इंथैल्पी चेंज है, ये यहाँ तो QP = Cp/ΔT है ये। ठीक है, अब QP जो होता है हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर, वो डेल्टा एच के बराबर भी होता है, इंथैल्पी चेंज के भी बराबर। तो यहाँ पर देखिए QP की जगह पर हम लोग डेल्टा एच रख सकते हैं, तो डेल्टा एच = हो जाएगा Cp/ΔT, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब जिस तरह कांस्टेंट प्रेशर पे ये निकाले, उसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हो जाएगा QV = Cv/ΔT, जिस तरह प्रेशर पर निकाले उसी तरह वॉल्यूम पे QV = Cv/ΔT। और हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो डेल्टा एच के बराबर, और हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो डेल्टा ई के बराबर। तो देखिए यहाँ पर QV जो गया वो डेल्टा ई के बराबर होता है। डेल्टा यहाँ देखिए डेल्टा ई रख दिए, डेल्टा ई = Cv/ΔT, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक, अब देखिए हम लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले, हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो H = E + PV। ठीक है, तो इसको अगर दी चेंज करेंगे, डेल्टा H = करेंगे तो डेल्टा E + डेल्टा PV दोनों चेंज आ जाएगा। अब देखिए बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, और 1 मोल के लिए अगर दी करेंगे यहाँ N = 1 रख देंगे, PV = RT, तो इस PV के जगह पर हम लोग RT रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रख दिए डेल्टा H = डेल्टा E + डेल्टा RT। ठीक है, R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकलेंगे डेल्टा T हो जाएगा, डेल्टा H = डेल्टा E + R∆T। अब देखिए नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा E। देखिए अब डेल्टा H की जगह पर रख दिए Cp/ΔT, डेल्टा E की जगह रख दिए Cv/ΔT, और प्लस R∆T था ही। अब देखिए दोनों तरफ डेल्टा T कॉमन जाएगा तो ये कट जाएगा डेल्टा T। अब Cp = Cv + R हो जाएगा। ठीक, अब इसको Cv इधर करेंगे, Cp - Cv = R। तो ये आपका था डेरिवेशन, Cp - Cv = R। ठीक, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में राइट ली चैटलियर प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। पूछ रहा है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन को जब चेंज करते हैं हम लोग, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर दी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द फैक्टर, अगर दी कोई सिस्टम मतलब कोई रिएक्शन, सिस्टम कहने का मतलब कोई रिएक्शन, मान लेते हैं A + B गिव्स C + D, ये कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो अगर दीदी ये रिएक्शन जो है, मतलब इसको सिस्टम बोल दिए, इक्विलिब्रियम पे है, अगर दी इसमें कोई भी चेंज कर देंगे कोई भी फैक्टर का, जैसे सच एज कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, प्रेशर चेंज कर दिए, या टेम्परेचर चेंज कर दिए, तो जब चेंज करेंगे तो द सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ, तो सिस्टम क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने आप को, इन सच ए मैनर
इस तरह से सो एज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज। कहने का मतलब कि कोई अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और इसमें कोई भी फैक्टर चेंज कर देंगे, चाहे कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, प्रेशर चेंज कर दिए, टेम्परेचर चेंज कर दिए, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इस तरह से कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहे। तो इसी प्रिंसिपल जो है, ये स्टेटमेंट जो बोला गया है, इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोल देते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्योंकि ली चैटलियर साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ एकदम सिंपल है। देखिए मान लेते हैं कोई रिएक्शन है A + B गिव C + D, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो जब कंसंट्रेशन, यहाँ इधर ही ध्यान रखना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो करेंगे उसका उल्टा काम करेगा इक्विलिब्रियम। अगर यदि हम लेफ्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घटाएगा, घटाने के लिए किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए, व्हेन ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट हैंड साइड। हम इधर का बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, घटाएगा। घटाने के लिए इधर तो नहीं आ सकता, आगे ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर यदि हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लें रिएक्टेंट का हम लोग घटा दिए, तो घटाएंगे तो क्या बोले थे, इक्विलिब्रियम मेरे उल्टा करेगा। हम इधर का घटा रहे हैं तो बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाने के लिए किधर आएगा, बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, घटाने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग घटा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा, अब बढ़ाने के लिए क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए होगा, देखिए आगे लिख दिए यहाँ पर, तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस और प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, तो इधर का घटा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं तो घटाने के लिए किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। द इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट हैंड साइड टू मिनिमाइज द चेंज। ठीक है, तो ये था जो केमिस्ट्री का सेट 1 का टोटल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।